क्या आपको पता है साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज के बीच एग्जैक्टली क्या कनेक्शन था? आज 1927 से 1930 के सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। एक बात है जो मैं आपको बता दूं कि 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में क्या फ़र्क है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया तो एनालिटिकल आंसर्स में मार्क्स कटना पक्का है आपका। तो ये गलती भूल करके भी मत करना, खास करके टॉपर भी जरूर इस वीडियो को देखें। लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफरेंस मैं बताऊंगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम राजा सिंह है और अभी एनसीईआरटी क्लास 10th का हिस्ट्री सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया है। उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख सकते हैं। टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू होता है और फरवरी 1922 को उसको विद्रॉ कर लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रॉ इसलिए किया क्योंकि गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां पर एक वायलेंस एक्टिविटी होता है जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है और वहां पे कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स मारे जाते हैं। यह इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को होता है और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज हम लोग जानेंगे जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। इसमें कांग्रेस जो थे, उनके जो लीडर्स थे, वो मास स्ट्रगल करते करते थक चुके थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। क्या होता है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी फॉर्म कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि काउंसिल पॉलिटिक्स में फिर से वापस आ जाएं। उसी दूसरी तरफ कुछ लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक रेडिकल अप्रोच अपनाते हैं फुल इंडिपेंडेंस के लिए। ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट था और वहां से एक स्टैच्यूअरी कमीशन इंडिया में भेजा जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ये कमीशन मॉन्टेग्यू चेल्म्स रिफॉर्म 1919 को उस पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला था। इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस सजेस्ट करने थे। इसके लिए साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की लीडरशिप में इंडिया भेजा जाता है। साइमन कमीशन कमिटी में जो मेंबर्स थे उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे और कोई भी इंडियन मेंबर्स उस कमिटी में नहीं था, जिसके कारण यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आता है, उसे गो बैक साइमन के स्लोगन के साथ स्वागत किया जाता है। क्या बात है, स्वागत सो भी गो बैक साइमन, उसे वापस जाने के लिए बोला जा रहा है। सारे पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जोर जोर से नारा लगाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लेकिन ब्रिटिशर्स भी कहां पीछे रहते, उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया। इसको जीतने के लिए उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड एडविन जो है उसने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में एक रफ एंड वेग ऑफर दिया इंडिया को।
जिसे हम लोग डोमिनियन स्टेटस के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिया का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अनस्पेसिफाइड तरीके से बताया गया था। कुछ सही से उसमें डिफाइन नहीं किया गया था कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तो क्या ऐसा सिस्टम रहेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और इसके बाद क्या होता है उसको हम लोग लाहौर सेशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लाहौर सेशन। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लाहौर सेशन होता है और लाहौर कांग्रेस ये डिसीजन लेती है कि पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके लिए वो डिक्लेयर ये करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसी दिन हम लोग फुल इंडिपेंडेंस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें मास पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है और ये एक फेलियर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी कई मूवमेंट लॉन्च हुए, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। टिल देन बाय बाय, साइनिंग आउट।